और अब बात करते हैं खबरों की। प्रयागराज से जानकारी सामने आ रही है। महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा बैठक आज चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह वर्चुअली बैठक करेंगे। बैठक में संचार व्यवस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा होगी। महाकुंभ की तैयारी के लिए चीफ सेक्रेटरी ने बैठक का आयोजन कराया है और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह वर्चुअली बैठक करेंगे। तो महाकुंभ की तैयारी को लेकर यह बैठक और अक्टूबर 2024 तक सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी अहम और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह वर्चुअली बैठक करेंगे। और प्रयागराज से यह जानकारी, महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह वर्चुअली बैठक करेंगे, जिसमें संचार व्यवस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही महाकुंभ की तैयारी के लिए चीफ सेक्रेटरी ने जो ये बैठक की है काफी अहम मानी जा रही है। आपको बताते चले, अक्टूबर 2024 तक इस महाकुंभ मेले को लेकर जो है सभी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम होने जा रही है। महाकुंभ की जो समीक्षा बैठक आज होने जा रही है, तमाम चीजों का जायजा लेंगे चीफ सेक्रेटरी और साथ ही साथ आगामी आयोजित होने वाले मेले को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो प्रयागराज से ये जानकारी, महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरीके से महाकुंभ के लिए अगर हम बात करें, काफी पहले से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और आज इसको लेकर एक बार फिर से समीक्षा बैठक होने जा रही है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जो है वर्चुअली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 2025 का जो कुंभ है वो योगी सरकार के लिए एक तरह से एक चुनौती की तरह है। उसको बहुत बेहतर तरीके से करवाने के लिए वो सारी कवायदें की जा रही हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। न सिर्फ स्थानीय स्तर पर, लखनऊ और दिल्ली में भी इसको लेकर के बैठकें हो चुकी हैं। अभी इसी महीने में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक अगस्त के महीने में ही संगम का जो सभागार है वहां पर बैठक हो चुकी है। तमाम तैयारियां किस तरह से पूरी करनी है, समय सीमा जो निर्धारित की है वो कार्य समय पर पूरी हो जाए। खासतौर से जो पक्के कार्य हैं वो 31 अक्टूबर तक की उसकी डेडलाइन है और जो प्रशासनिक अमला है उस दिन बैठक में ये तय हुआ था कि 31 अक्टूबर तक जो भी इस तरह के पक्के कार्य हैं वो करवा दिए जाएंगे। आज मंत्री जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो उससे ये चीजें साफ हो रही हैं कि वो भी इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। मंत्री योगी भी इस पूरे आयोजन की जो तैयारियां उस पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आयोजित होने वाला है। तंबुओं का पूरा एक शहर बसता है। कैसे सभी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट हो, प्रशासनिक अमला एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट हो, इसकी बैठकों का दौर चल रहा है। पुलिस व्यवस्था कैसे बेहतर काम करे, क्योंकि ये पूरा शहर बचता है, तंबुओं का शहर। आसिफा, जिस तरीके से बैठक की जानकारी सामने आ रही है, ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में संचार व्यवस्थाओं की तैयारियों की भी समीक्षा लेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें, महाकुंभ को लेकर काफी समय से जो तैयारियां हैं वो जारी है, लेकिन इस बार और क्या कुछ खास तैयारियां होंगी? क्योंकि जिस तरीके से हम देखें, अगर जब से बीजेपी की सरकार आई है, तैयारियां जो धार्मिक स्थल है उन पर लगातार जो है कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अब ज्यादा ही भीड़ और व्यवस्थाओं की भी अलग ही एक जो तैयारियां हैं वो देखी जाती है। तो इस बार क्या खास होगा? करोड़ों की जो आस्था की भीड़ है वो इकट्ठा होती है संगम में गंगा की डुबकी लगाने के लिए। माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं। उनको हर तरह की व्यवस्थाएं हो, हाईटेक व्यवस्था जैसे समय के साथ बदला है, उसको तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उसको बेहतर किया जा रहा है। खासतौर से इस बार पॉलीथीन फ्री पूरे जोन को घोषित किया गया है। ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए है, जो प्रदूषण रहित हो, इसके लिए भी ग्रीन की भी एक तरह से पहल की गई है। तो इस तरह की नई चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो तमाम जो आवागमन के रास्ते होंगे उसमें साइन बोर्ड होंगे, लोगों को आने जाने के रास्तों के बारे में। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो उन तमाम लोगों के लिए एक तरह से गाइड करने के लिए भी लोग मौजूद रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस तरह से होंगी जो एक यादगार कुंभ बनाए, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर गंभीर भी है। तमाम प्रशासनिक अमला लगातार काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से कुंभ हो।
शोएब, अगर हम बात करें तो 2024 में ही जो है अक्टूबर के महीने में तमाम जो तैयारियां हैं मेले को लेकर पूरी कर लेने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से भव्य आयोजन होता है महाकुंभ का, इतनी तादाद में लोग जुटते हैं, भारी भीड़ देखी जाती है घाटों पर, इसके साथ ही अगर हम बात करें पूरे प्रयागराज में देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, और ऐसे में अगर हम देखें इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां? ठीक है, सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो अभेद सुरक्षा व्यवस्था इससे पहले के भी जो कुंभ हुए हैं उसमें रहती है। न सिर्फ जमीन आसमान हर जगह से निगहबानी की जाती है, ड्रोन की निगहबानी होती है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। न सिर्फ शहर के हर आने जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी से निगहबानी की जाती है, बाकायदा कंट्रोल रूम पे मॉनिटरिंग होती है। कुंभ का पूरा एरिया एक तरह से सीसीटीवी की निगाहों में कैद रहता है। हर एक मोमेंट जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर उसको देखा जाता है। तो सुरक्षा की न सिर्फ इस तरह से व्यवस्था रहती है बल्कि ड्रोन के जरिए भी वहाँ के सारे जो हालात हैं उस पर निगाह रखी जाती है। उसके अलावा पर चप्पे चप्पे पर जो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की अलग अलग विंग है वो सारी एक्टिव रहती, चाहे ATF हो, STF हो, SPG हो या जो भी सुरक्षा के कमांडो। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं एक तरफ योगी सरकार जनता के दुख में हर संभव मदद करने की बात करती है, लेकिन बस्ती जिले में सरकार का कोई असर नहीं दिख रहा है। सरयू नदी का जलस्तर रौद्र रूप इतना तेज हो गया है कि कटान तेज हो गई है। महुआ पार, कला, मदरहवा, मई पर, बड़कापुरवा, बैराड़ी, एहत माली सहित आधा दर्जन गांव का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच चुका है। वही गांव को सरयू नदी कब अपने आगोश में ले ले, ग्रामीणों को जो नींद ये सोचकर उड़ गई है। महुआ पार कला गांव में लगभग दर्जन भर घरों को अपनी आगोश में ले लिया है, और जबकि ग्रामीण जो है पलायन कर बंधे पर ठिकाना बनाने को मजबूर है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से। नमस्कार, ये देखिए बस्ती जनपद का महुआ पार कला, जो कि ये सरयू नदी की कटान से लगातार इस गांव के करीब में आकर के और कई घरों को अपने चपेट में ले लिया। आज लगभग देखा जा रहा था कहीं न कहीं 3-4 घरों को जो है अपनी चपेट में लिया और सरयू की कटान से नदी में समा गए और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे आखिर कितने दिनों से यहाँ ये लोग रह रहे थे और ये मकान कितने दिनों से था, कितने गांव का ये मकान, मतलब ये गांव में कितने मकान है और कितने लोग यहाँ, इन लोगों का अब सहारा क्या होगा और अभी तक प्रशासन से इनको क्या सुविधाएं मिली हैं। अगर प्रशासन अगर समय से अगर यहाँ अगर आया होता और इस पर कार्रवाई की होती, मतलब इनकी मदद किया होता, तो आज ये दिन इन लोगों को देखना नहीं पड़ता। तो हम इन्हीं से जानते हैं। जी माता जी बताइए, आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या बाकी जब खाए भी ना मारा था, जब जमीन ना सब कुछ बच गया, क्या कर। अच्छा, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे कि आज ये आज नदी कट रही है, और कितने दूर पहले नदी थी? नदी कटा कर तो घुसपा कर तो आदमी कहाँ जाए भाग के। हाँ, जब डाले देवा आप लोग तब तो बस खेती बाड़ी आप लोगों की जैसे सब कहाँ गए, सब कट गए नदी में? कट गया, नदी चला गया, कुछ नहीं है। हम लोग कैसे खा पिए थे अपने जैसे। कितने सालों से यहाँ आप लोग रह रहे हैं? अरे हो गई 10 साल हो गया। अभी तक कितने घर जो है इस नदी में जो है समा चुके हैं? बहुत समाज से बेचारा 7-8 कर कम नहीं हुई। देखिए ये भी है भाई साहब जो है जी, क्या लगता है कि मतलब जो है प्रशासन अगर आप यहाँ मदद करेगा तो क्या आप लोग बच सकते हैं? हाँ, कोशिश करें तो बचेगा, तो नहीं करेंगे पाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। क्या दिक्कतें हो रही हैं? कट रहा है, यही दिक्कत है। घर सबको चला गया आधा ज्यादा। कैसे कट रहा है? नदी काट रही है सर। हाँ। नदी पहले कहाँ थी? जैसे ये बताया जा रहा था 8 किलोमीटर दूरी थी नदी। हाँ। सर हाँ, तो क्या प्रशासन इसकी जानकारी नहीं रखता था? कुछ नहीं जानकारी सर रखे। हाँ। तो हम लोग धरना दिए गाय घाट में, फिर आए, फिर आके चले गए। कितने घर नदी के चपेट में आ चुके हैं? 10-12 लोग कट गए। अच्छा, कितने गांव चपेट में आ रहे हैं? कम से कम 4-5 गांव हैं चपेट में। क्या मांग करते हैं कि जिससे कटान रोका जा सकता है? आप लोग जैसे क्या लगता है कि प्रशासन इसको रोकेगा? जो जैसे प्रशासन कुछ नहीं कह पाएंगे, हम लोग खाली जमीन दे दें, हम लोग के बस जाएं इधर डांडे बंधा कुछ पार चाहिए। क्या नाम है आपका? अब बुलेट के बोल्डर गिराने से कोई कुछ नहीं फायदा है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? राजू पासवान। ये लगातार घर भी कट कर गिर गया है और ये देखिए
लगातार इसमें पेड़ पौधे सारे जो है समा रहे। कितने हम जानते हैं, लगभग कई बीघे खेत जो है इसमें चले गए, जो कि आप लोगों का जो राशन पानी इसमें जो पैदा होता था ये सब चले गए, समा गया सरजू नदी में। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, और ये जो व्यवस्थाएं हैं, अगर प्रशासन बताते हैं 8 किलोमीटर दूर जो नदी है, अगर समय से प्रशासन अगर इस पर जो है समय से अगर चेता होता, अगर इन पर बंधा ठोकर वगैरह जो बनाया होता, तो शायद ये चीजें नहीं आती आप लोगों के साथ। क्यों? तो ये चीजें लगातार, और ये ग्रामीणों का जो दर्द है ये लगातार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपसे भी, जी बताइए क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो है कटान लग रही है, कटान कब से थी, क्या प्रशासन को सूचना नहीं था? कटान तो सर ये लगभग 1.5 महीना हो गया सर। प्रशासन को इसकी सूचना था कि नहीं? सूचना तो इधर लोग इधर दिए थे, और डीएम एसडीएम के पास सब जगह गया हुआ था। हाँ। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा। इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, जो है आप सामने दिख रहा है, लेकिन इससे बचने वाला नहीं है, कुछ इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग जो है यहाँ पर जो है? अगर यहाँ पे पत्थर या दूसरा मतलब कोई बड़ा एक्शन लिया गया होता तो शायद ये गांव बच सकता था। जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है, जो यहाँ से विधायक और सांसद इन लोगों की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सरकार का जो वादा होता है कि हम जनता को सारी सुविधा मुहैया कराते हैं, क्या कहेंगे उनको? सुविधा क्या है सर, वो 10 किलो चावल या भूजा से इससे तो दिन कट नहीं जाएगा सर। तो इसमें जो है या तो जमीन मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, इसी में थोड़ा जनता का भलाई हो सकता है। वैसे अगर गांव बच जाए तो सबसे अच्छी बात है। गांव नहीं बचेगा तो फिर बेघर हो के जिसके पास जमीन नहीं है क्या करेगा सर, कहाँ पे रहेगा वो जाके? तो ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो बोल्डर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, अगर समय से अभी भी अगर गिरा दिया जाए यहाँ पर, तो शायद यहाँ पर जो है इन गांव को बचा लिया जाएगा। और इनकी जो पुश्तैनी मकान है, कई सालों से इन लोग यहाँ रह रहे थे, इनको छोड़ने में भी जो है एक बार जैसे होता है कि जहाँ आदमी रहता है उसकी ये मोह जैसे माया होती है, वो लगता है। लेकिन फिर भी ये लोग संतोष करके ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं और जगह बसा दिया जाए, जो हम लोग अपने इधर उधर पलायन करने को मजबूर हैं। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको व्यवस्थित किया जाए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए भवुंदर यादव। और वहीं हिस्ट्री शीटर सपा नेता हाजी रजा के अवैध अर्धनिर्मित शॉपिंग मॉल पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। बाकरगंज इलाके को छावनी में पुलिस तब्दील रही है और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में अवैध बिल्डिंग गिराई गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और कुख्यात हिस्ट्री शीटर भूमाफिया हाजी रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो मॉल पर प्रशासन का यह बुलडोजर गर्जा है। और फतेहपुर से यह जानकारी, अवैध शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला। वहीं हंगामे को लेकर पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव मोड पर है, वहां पूरी तरह से तैयार। और बढ़ते आगे यूपी के फतेहपुर जिले से एक और जानकारी सामने आ रही, जहां मेडिकल कॉलेज में सोमवार देर शाम जूनियर एमबीबीएस छात्रों और सीनियर छात्रों के बीच रैगिंग को लेकर विवाद हो गया। जूनियर मेडिकल के छात्रों ने आखिरकार रैगिंग का विरोध करते हुए भी भीड़ गए और इस दौरान सीनियर छात्रों ने 2 जूनियर छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मलवा थाना क्षेत्र के अलीपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के बीच रैगिंग के विरोध में पिछले कुछ दिनों से तनातनी का माहौल चल रहा था, लेकिन कई बार विवाद होते होते बच गया। तो इस विवाद में जो है 2 छात्र भी घायल हुए हैं और इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। और आपको बताते चले, पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। कॉलेज से 2 छात्र संयम और अक्षत नाम के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आए थे और उन्होंने बताया कि उनके सीनियरों ने उनके साथ रैगिंग की है, मारपीट की है। उनका मेडिकल मेरे द्वारा किया गया है। मेडिकल करने के बाद उनको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें। गंभीरता उसकी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही डिसाइड होगा कि अति गंभीर चोट है या साधारण है। बढ़ते आगे खबर रायबरेली से है, जहां कृष्ण जन्मोत्सव जेल में धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश के साथ साथ रायबरेली में भी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। रायबरेली जनपद के सभी थानों, पुलिस लाइन और प्रमुख स्थानों के साथ साथ जिला कारागार में भी धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। जिला कारागार प्रशासन ने बंदियों की मदद से
पूरे जेल परिसर को रंग बिरंगी झांकियों और फूलों से सजाया। जेल के अंदर बंद सभी बंदियों द्वारा जिला कारागार में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर उनके सभी लीलाओं और 16 कलाओं के मनमोहक चित्रण का आनंद लिया गया। जेल के अंदर सभी बंदी श्री कृष्ण भगवान के भजनों पर नाचते गाते हुए नजर आए। श्री कृष्ण जन्म के बाद जेल प्रशासन की तरफ से सभी बंदियों को प्रसाद वितरण भी किया गया। और वहीं सपा ने जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारने का फैसला ले लिया है। अब वो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। समाजवादी पार्टी की पहचान क्षेत्रीय दल से बढ़कर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिलाने के लिए अखिलेश यादव भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। सपा इंडिया गठबंधन से हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने लिए सीटों की मांग भी कर रही है, जिससे जल्द से जल्द राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सके। बढ़ते आगे, बदायूं में लूट का विरोध करने पर महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दिल्ली से दवा लेकर दंपति लौटे थे। वे रोडवेज बस से उतरकर पैदल घर जा रहे थे। पहले से घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। महिला का पति सरताज भी घायल हो गया है। महिला के पति ने पीआरवी पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर एसएसपी बदायूं ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है इस घटना को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया है और फिलहाल पुलिस जो है घटना की जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।